तो आज आप लोग पढ़ रहे हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। तो जैसा कि आपको मानचित्र से मैंने दिखाया था, ये देखिए, ये भारतीय सीमा रेखा है। भारतीय सीमा रेखा के जस्ट किनारे ही सिंधु, झेलम, रावी और सतलुज, ये सभी कौन से भाग हैं? ये सब पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। तो चूंकि पाकिस्तान के क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ नदियों की संख्या क्या है? ज्यादा है। सिंधु है, इसकी सहायक नदियां झेलम भी हैं, रावी भी है, यहाँ सतलुज भी है। तो ये चारों पांचों नदियां क्या है? एक तरह से दोआबी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। क्योंकि यहाँ नदियों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा? निक्षेपण भी ज्यादा होगा। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों का निक्षेपण भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसके कारण दोआबों की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक होगी। अब देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। तो आइए इसे भी देख लीजिए। गंगा का मैदान, ये है आपका गंगा का मैदान। ये सभी क्या है? गंगा बेसिन क्षेत्र है। ठीक है। तो इनमें आप देख रहे हैं कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है। और तथा पश्चिम बंगाल के भी कुछ राज्य आ रहे हैं, सॉरी, कुछ क्षेत्र आ रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ये आपको गंगा क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लीजिए। यही है आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान और यहीं पे आपका असम भी है। ठीक है। चूंकि आपको बार बार मानचित्र पे समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए वो ज्यादा आवश्यक है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। तो देखिए, आपको पता ही है कि चूंकि जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां नदियों का विकास है, वहां एक समान स्थल का होना यह संभव नहीं है।
तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र क्या होंगे, उच्चावच के रूप में होंगे, कुछ क्षेत्र समतल होंगे, कुछ पठारी होंगे, कुछ मैदानी होंगे। तो यहां पे देख लीजिए यही चीज कही गई है, इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, मैंने बताया था नदियां यहां पर्वतों से जब नीचे उतरती हैं तो शिवालिक श्रेणी भी आपको दर्शाई गई थी। शिवालिक श्रेणी चूंकि मैंने दिखाया भी था, समझाया भी था आपको कौन सी है। तो शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भाबर के नाम से जाना जाता है। तो यहां आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाबर के नाम से किसे जाना जाता है, या भाबर कौन सा क्षेत्र है। तो आप कहेंगे शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में, सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। सरिताएं आप समझ ही सकते हैं, सभी नदियां लगभग क्या हो जाती हैं, यहां इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः क्या करती हैं? निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। आइए समझ लेते हैं तराई क्या है, तराई किसे कहा जाता है। और आपको थोड़ा सा यहां पे डाउट होता होगा कि ये नदियां गायब कैसे हो रही हैं और पुनः निकल कैसे आ रही हैं। पहला नंबर ये देख लीजिए, आपका यही शिवालिक क्षेत्र है। यहां से 8 से 16 किलोमीटर की बात की गई है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहां एक लाइन नोट डाउन करिए। आठ से 16 किलोमीटर का क्षेत्र, मान लीजिए ये 8 से 16 किलोमीटर का क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में नदियां गायब हो जाती हैं, सरिताएं क्या होती हैं? लगभग विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि सूख जाती हैं। ठीक है। देखिए आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। अगर कोई भाग है यहां पे, ठीक है, और कोई नदी ऐसे प्रवाहित होके यहां पे पहुंच रही है इस भाग में, तो होता क्या है कि कभी कभी ये जो, चूंकि शिवालिक की श्रेणियां हैं चट्टानी रूप में है, और चट्टानें क्या होती हैं? कठोर होती हैं कभी कभी। तो ये नदियां जब इनमें प्रवेश नहीं कर पाती, इन चट्टानों से टकराने लगती हैं, तो ये क्या करती हैं? कभी चूंकि चट्टानों के नीचे भी क्या है? चट्टानों के नीचे भी कई प्रकार की शैलें हैं। इन शैलों में कुछ कमजोर होते हैं, कुछ शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो जो मान लीजिए चट्टानी रूप से हैं जो शैलें हैं यहाँ पे, जो ठोस रूप में है, तो ठोस रूप में ये चूंकि उनका कटान नहीं कर पाती हैं, तो यहां से जो नम शैलें हैं, जो कमजोर शैलें हैं, उनका कटान करते हुए ये अंदर उनके प्रवेश कर जाती हैं, ये उनके नीचे प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है। और आगे जाके जहां इनको मौका मिलता है, जहां मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पे ये पुनः यहां पे ऊपर आ जाती हैं। ठीक है। तो अब चूंकि ये वाला जो भाग है आपका, ये ऊपर वाला, जिनका ये कटान नहीं कर पाई है, तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई व्यक्ति यदि यहां पे हो,
यहां पे, तो उसे तो यही लगेगा ना कि यहां पे, यहां तक तो नदी दिखी हमें, और यहां पे क्या हो गई, ये नदी गायब हो गई और यहां पे फिर से दिख रही है। तो वही चीज कहा गया है यहां पे। ठीक है, वही आपको समझना है यहां पे। और जिन मैदानी क्षेत्रों में यह निकलती हैं, जहां पे, वहां पे क्या होता है, वहां का क्षेत्र पूरा नम युक्त हो जाता है, यानी वहां की मिट्टी में क्या होती है, नमी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण वह दलदल का रूप धारण कर लेती है। और इन्हीं क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, इन्हीं क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, तराई, तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है। चूंकि मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, इसीलिए पेड़ पौधों का विकास ज्यादा होता है, और जहां पेड़ पौधों का विकास ज्यादा होगा वहां के जंगल क्या होंगे, घने होंगे। और जहां पे जंगल घने होंगे वहां जीव जंतुओं का भी विकास ज्यादा होगा, क्योंकि उनके लिए भोज्य पदार्थ के रूप में अत्यधिक भोजन उपलब्ध होगा। तो देखिए, बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी क्षेत्र में क्या है, आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। ये आपको नोट डाउन रखना है, याद रखना है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपको जितने भी नोट्स बनाने हैं ना, वो सारे के सारे आपको पाठ के अंदर से ही बनाने हैं। पाठ को समझना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे पॉइंटों को आपको नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत सीमित क्वेश्चन होते हैं, और जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाए और उन्हीं का उत्तर आपको देना हो। क्यों क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए, आपको आपके रटने की योग्यता का परीक्षण नहीं हो रहा है, आपके समझने की योग्यता का परीक्षण हो रहा है कि आपने पाठ को पढ़ा है तो आपने उसे कितना समझा है, कितना उसके बारे में जाना है, कितनी आपको जानकारी है। तो देखिए, थोड़ा सा भी अगर स्मार्टनेस आई एग्जाम में, स्मार्ट को थोड़ा सा भी एग्जाम को यदि स्मार्ट बनाया गया, तो आपसे ज्यादातर संभावना है कि पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा नंबर, जो आपको एक्सरसाइज पाठ के अंत में होते हैं उनका भी आंसर पाठ के ही अंदर होता है, ये भी आपको पता ही है। तो आप एक ही बार में पाठ ही को पढ़ के क्यों ना समझ लीजिए, क्यों आप डबल डबल चीजों को करना चाहते हैं। देखिए, आप पाठ नहीं समझेंगे तो आपको आंसर रटने से वो कुछ काम चलने वाला नहीं है, रट के भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि आंसर पूछ लिया जाए, आप लिख दें, पास भी हो जाए, लेकिन वो आपके लिए आपको शिक्षा थोड़े प्राप्त हुई। आपको तो एक मतलब रटने का क्या बोला जाए, आप रट के उसको, आप सिर्फ एक ही चीज को रट लिए, उसको लिख दिए, उसका कोई मतलब नहीं निकला। आप आगे जाएंगे, हो सकता है एग्जाम इससे भी कठिन हो, या आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो आपको एग्जाम ज्यादातर आपके समझ पे पूछे जाए, इंटरव्यू भी आपका होगा आपके समझ पे होगा। तो आप अगर समझे हुए हैं पाठ को तो हजारों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और रटे हुए हैं तो हो सकता है कि रटा हुआ एक क्वेश्चन आपको याद भी आ जाए। नहीं तो ज्यादातर यही होता है कि भाई रटी हुई चीज भी कभी कभी मौके पे क्या होती है, भूल जाती है, तो आप हो जाएंगे जीरो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए,
आप जितने मेहनत से पढ़ेंगे उतने मेहनत से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं आपको 99%, 99.99% गारंटी देता हूं कि आपको चीजें समझ में आने के बाद खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है, कोई भी दवा आपको ऐसी नहीं है, न किसी मेडिकल स्टोर पे है जो आपको पिला दी जाए और आपको सब कुछ याद हो जाए। चलिए आइए हम आगे की चैप्टर को पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो देखिए ये वो भाग है ना, जैसे मान लीजिए नदी में पानी बहुत ज्यादा हो गया और कोई स्थलीय भाग है, यहां भी आपको स्थल भाग है, यहां भी आपको स्थल भाग है। तो देखिए नदी का पानी जितना ज्यादा होता जाएगा वह अपने आसपास के किनारों को उतना ही क्या करता जाएगा, कवर करता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा बाढ़ का पानी हमेशा नदी में उफान तो नहीं रहेगा ना, हमेशा नदी में इतनी वेग तो नहीं रहेगी, इतना बाढ़ तो नहीं रहेगा। भाई नदी में बाढ़ की स्थिति आ सकती है कि मान लीजिए आपको नदियां सामान्य रूप से आपको पता है प्रवाहित होती है हिमालयी क्षेत्रों से, बावजूद इसके बारिश भी हो सकती है। वर्षा काल में नदियां अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं, तो वो इन क्षेत्रों को क्या करती है, अधिग्रहित कर लेती है। तो जब नदियों का बाढ़ समाप्त होता है तो ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अब सूखने के बाद इनकी मिट्टी कैसी होगी, तो वही चीज कहा गया है, इनकी मिट्टी जो होगी वो वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इसी भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। देखिए इनमें भी अब चूंकि बाढ़ मान लीजिए हर साल आती है, तो कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है, तो कभी ऐसा होगा कि नदियां ये सारा भाग ले लेंगी, बाढ़ग्रस्त हो जाएंगी, और कभी ऐसा होगा कि थोड़ा कम होंगी। मान लीजिए यहीं तक होंगी। ठीक है, तो वही चीज कहा गया है कि जो नए क्षेत्र होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। चूंकि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आते हैं तो प्रत्येक वर्ष ये इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है नई मिट्टी की, जो ज्यादातर उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ होती है, और यहां पे गहन खेती होती है, यानी आप इन क्षेत्रों में अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। अब देखिए आप इसके आगे आपका आएगा प्रायद्वीपी पठार। तो प्रायद्वीपी पठार की हम बात करते हैं। एक मिनट,
देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। तो चूंकि आपको यदि स्थलों का विभाजन बताया गया तो वहां पे गोंडवाना लैंड बताया भी गया था, उसी का यह बना हुआ प्रायद्वीपीय पठार है। और मेज की आकृति मतलब मेज की आकृति जैसे मेज आपका होता है ना, वो समतल बिल्कुल सपाट होता है, उसी तरह से यह भूमि भी बिल्कुल एक समान है, एक सपाट है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। देखिए, यह है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है आपका। यहां पहाड़ियां देख रहे हैं ना, ये आपको पहाड़ी जो दिख रही है, यानी चारों तरफ से ये क्या होती है, गोलाकार होती है। वहां पे पहाड़ कैसे थे, ऊंचे ऊंचे थे, और वहां पे पहाड़ गोल नहीं होते थे। गोल का मतलब ये होता है, देखिए गोल होने का, जो हमने हिमालयी क्षेत्रों की बात की थी उसमें पहाड़ ऐसे बताए थे आपको, और यहां पे जो पहाड़ होंगे वो ऐसे होंगे। समझ रहे हैं? यह अपर्दन के कारण होता है, हवाओं के द्वारा इनका अपर्दन होता है, जिस कारण इनकी आकृति गोल हो जाती है। तो इसीलिए ये उतने नुकीले और मतलब पहाड़ी क्षेत्रों की तरह नहीं रह पाते हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं यहां, ये आपका नर्मदा नदी है, और इसके ऊपर का ये भाग, ये वाले भाग की चर्चा की जा रही है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपूर्णा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। तो देखिए, विंध्य श्रृंखला की बात यदि करते हैं दक्षिण में, तो ये आप देख लीजिए, ये है आपकी विंध्य श्रृंखला। ये पश्चिम में अरावली श्रृंखला और सतपूर्णा श्रेणी की श्रृंखला से क्या है, ये घिरी हुई है, और ये पूरा मालवा के पठार के क्षेत्र को कवर करती है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये नदियां आपको, ये नदियां किधर से किधर बहती हैं, इधर से इधर बहती हैं। इनका बहाव किधर होगा, इधर। ठीक है, जितनी भी नदियां होंगी इनका बहाव किधर होगा,
इधर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चीजों की बात की जा रही है। इन क्षेत्रों से जो नदियां हैं उनका प्रवाह इधर की तरफ होगा। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, लेकिन पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। आइए इसको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार, ये आपका क्षेत्र है पूरा पूरा, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ क्या है, चौड़ा है, और इधर क्या है, संकीर्ण है, ठीक है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपूर्णा की श्रृंखला है। चलिए उसी मानचित्र में देख लेते हैं। यह है ये आपको दिख रहा है, ये सारे क्षेत्र, इसकी बात यहां पे की गई है। महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। आपके एटलस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यदि आप एक बार अपना एटलस देख लेंगे, एटलस मतलब देखिए आपको भौगोलिक मानचित्र, आपके भारत का भौगोलिक मानचित्र जो होगा आपका, उस पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। महादेव मिल जाएंगी, कैमूर की पहाड़ियां मिल जाएंगी, मैकाल श्रृंखला मिल जाएंगी, और पूर्वी विस्तार भी आपको वहां पे दिख जाएगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। आइए यहां पे आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, गारो, खासी और जयंतिया, ये हैं आपकी। और ये जो मेघालय वाला भाग है ना, ये इसी का पार्ट है, छोटा नागपुर पठार का ही। लेकिन भ्रंशन के कारण ये क्या हो गया है,
ये यहां से अलग होके यहां पे चला गया है, ठीक है, यहां चला गया है। इतना ही हुआ है बस। और ये सारे डेल्टाई प्रदेश हैं आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बेसिन के। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर होता है, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। आइए पूर्वी तथा पश्चिमी घाट देख लेते हैं। ये देखिए आपको लिखा हुआ है ना पश्चिमी घाट, यहां से ये सारा पश्चिमी घाट है। चूंकि पश्चिम में स्थित है इसीलिए इसका नाम पश्चिमी घाट है। और ये आपका पूर्वी घाट है, दिखाई दे रहा है आपको। इसकी बात यहां पे की जा रही है। चूंकि दर्रे मैंने बताए थे आपको क्या होते हैं, ये नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ रास्ते होते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं तथा पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। तो ये देखिए यहां पे आपको 600 मीटर की ऊंचाई मिलेगी, पहाड़ियों की जो मिलेगी। ये सभी पहाड़ी श्रृंखला क्षेत्र हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भागों के। तो देखिए यहां की जो पहाड़ियां हैं वो क्या है, आपको 900 से 1600 मीटर है और यहां 600 मीटर, ठीक है। यानी ये क्या होंगे, कम ऊंचे होंगे और ये ज्यादा ऊंचे होंगे यदि दोनों की तुलना में करनी होगी तो। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर। ये सब नाम है, ये सब आपको एटलस में पॉइंट करना है और इनकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है और सब नोट डाउन करना है। देखिए यहां पे कहा जा रहा है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो आपको दिख रहा है ये अरब सागर का क्षेत्र है। तो आपको पता है मानसूनी हवाएं सागर की ओर से चलती है। चूंकि घाट क्या है, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, ये काफी ऊंचा है, इसकी हाइट ज्यादा है। तो इनकी हवाएं जो मानसूनी आर्द्र हवाएं होती हैं वो क्या होती है, इनसे टकराती हैं और टकराने के बाद यहां पर घनघोर वर्षा करती हैं, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आपको ये केरल है, एक कर्नाटक है। तो ये सब जो क्षेत्र है यहाँ की वर्षा आपको पता ही होगी कि अक्सर होती रहती है। तो यहां से जितनी भी हवाएं उठती हैं वो सभी क्या करती हैं, नमी को धारण किए हुए होती हैं और पश्चिमी घाट से टकराकर वहीं पर वर्षा करती हैं।
दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां उसी में स्थित हैं। ये सब आपको एटलस में मिल जाएंगे है। तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। आपको पता ही है कि जो उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई होगी उसके शैल क्या होंगे, आग्नेय होंगे, और वहां पे काली मिट्टी का निर्माण होगा, क्योंकि आग्नेय शैलों के कारण ही काली मिट्टी क्या होती है, निर्मित होती है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अरावली की पहाड़ियां आपको आइए दिखा देते हैं। ये देखिए यहां पे है अरावली श्रेणी, ये है आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ये यहां पे छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका क्या है, क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और ये चूंकि वहां की हवाओं के कारण जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, मौसमी हवाएं चलती हैं, वो इनका क्या करती है, अपर्दन करती हैं, जिनके कारण यहां पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और चूंकि ज्वालामुखी से निकली आग्नेय शैलें हैं, ये जो शैल निर्मित हुए हैं, जो अरावली की श्रेणियां हैं, वो आग्नेय शैलों से बनी हुई हैं। इनके कारण यहां पे जो मिट्टी उत्पन्न होगी वो काली मिट्टी आपकी होगी। अब आ जाइए भारतीय मरुस्थल। आप देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एवं तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आ जाइए अब आप राजस्थान के भाग में। ये आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पे सिर्फ बलुआ मिट्टी ही पाई जाती है और बरसात में थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा इसको क्या होती है, प्राप्त होती है, जिनके कारण कुछ छोटी मोटी नदियों का निर्माण होता है। और वह वर्षा की ऋतु जैसे ही समाप्त होती है, तापमान अधिक होने के कारण लगातार ही वो नदियां क्या होती है, नदियों का जल सूख जाता है, वो लुप्त प्राय हो जाती है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अब तटीय क्षेत्रों को देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर
पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। यह आपको इन्हीं क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ये देखिए, ये रहा आपका कोंकण और ये है आपका मालाबार तट, ठीक है। और ये जो मुंबई गोवा का क्षेत्र है आपका, वो ये है। 3 भाग हुए। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तर भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। यह है आपका उत्तरी सरकार और यह है आपका कोरोमंडल तट। और ये देखिए महानदी का डेल्टा ये है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा है, ये आपकी कावेरी का। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, ठीक है। आइए चिल्का झील देख लेते हैं। आपका चिल्का झील कहाँ है? ये यहां है, ठीक है, महानदी की डेल्टा पे। ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यही आपका चिल्का झील है। अब आइए द्वीप समूह देख लेते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। आपको दिखाई दिया मैंने। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं?
भाई बिल्कुल पहचान सकते हैं, हमारी द्वीप है, हमारा क्षेत्र है, तो हम क्यों नहीं पहचानेंगे। देखिए आपको द्वीप मैंने बताया था यही होते हैं द्वीप, इस तरह से, ठीक है। ये चारों तरफ देखिए पानी से घिरा हुआ है, यहां भी वाटर है, ये सभी वाटर वाले क्षेत्र हैं, चारों किनारे इसके पानी पानी है, और ये बीच में क्या है, स्थल भाग है। तो उन्हीं क्षेत्रों को मैंने बताया था द्वीप कहा जाता है, जो चारों तरफ क्या हो, जल से घिरा हुआ हो। और हमारा कौन कौन सा भाग है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। तो देखिए कब नाम इनका रखा गया था, 1973 में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लका एवं मिनिकॉय द्वीप को किन नामों से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं लक्षद्वीप से। यह भी पूछा जाता है इनका नाम परिवर्तित कब हुआ, तो 1973 में। यह सभी आपको प्रश्न बनेंगे, जितने भी लाइन है पाठ में वो सारे के सारे एक प्रश्न के रूप में परिवर्तित हैं, और इन सभी को आपको नोट डाउन करके रखना है। और सभी आप यदि समझे होंगे तभी आपको ध्यान होंगे, तभी आपको याद होंगे, और तभी इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। बत्तीस वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारती द्वीप है। जो देखिए लक्षद्वीप मैंने बताया था, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार हो, ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से, अब आपको द्वीप दिख ही रहे हैं, इस तरह के होते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, देखिए यहां जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहां है आपका, ये है, दिख रहा है ना, कई द्वीपों की श्रृंखला है, छोटे छोटे हैं, ये है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये बहुत सारे द्वीप हैं जो आपको दिख रहे हैं। इन्हीं द्वीप श्रृंखलाओं की बात की जा रही है यहां पे। तो आइए देखते हैं इसको। यह द्वीप समूह आकार में बड़े,
संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। अब देखिए आपको ये कौन कौन से हिस्से में है। अंडमान निकोबार चूंकि हम एक साथ बोलते हैं, लेकिन कुछ द्वीपों को अंडमान में रखा गया है और कुछ द्वीपों को निकोबार में रखा गया है। तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा, एक प्रश्न यहां पे उठेगा कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो अंडमान निकोबार को दो द्वीप समूहों में विभाजित करती है। इन प्रश्नों के उत्तर आप नोट डाउन करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप जब प्रश्न सामने आता है तो कहते हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सर हमने देखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो जानेंगे कहां से। ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहां की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो कहां है? बैरन द्वीप पर स्थित है। तो यदि पूछा जाए आपसे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है, तो आपको नोट करना होगा, इसका आंसर आपको देना होगा, क्योंकि यह आपके चैप्टर में भी दिया गया है और आपको पता भी होना चाहिए। विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की वेबसाइट विशेषताएं स्पष्ट करता है। देखिए जो अभी तक हमने पूरे भारत में जो भी भूभाग पढ़े हैं, उन सब की विशेषताएं हमने देखा अलग अलग हैं और आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा विशेषताओं को समझाने का प्रयास किया है और आपको स्पष्ट रूप से दर्शाने का भी प्रयास किया है और उन्हें पॉइंट भी करने का प्रयास किया है। मैंने जैसा कि सिलेबस में कहा था कि मैं आपको साथ के साथ मानचित्र कंप्लीट कराते हुए चलूंगा और सब कुछ कराते हुए चलूंगा। आपको देखिए इस बात का ध्यान देना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, चूंकि इस समय हम ऑनलाइन क्लास ही पढ़ पा रहे हैं और हमारे क्लास बिल्कुल समय से चल रहे हैं, सारे सिलेबस चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप 6 महीने बाद जब मौके पे स्कूल में पहुंचे और क्लास में मैं जब आपकी कॉपियां चेक करने लगूं तो वहां आप मुझसे कहें कि सर मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने तो नोट नहीं किया, मुझे मिला नहीं। तो ये क्लासेज आपको प्रॉपर देखने हैं, समय निकाल के एक एक चीजों को समझना है। जरूरत हो तो वीडियो को 1 बार चलाइए, 10 बार चलाइए, हर चीज नोट डाउन करिए, समझिए। ये आपका कार्य है, ये आपका होमवर्क है और मैं क्लास में आपकी कॉपियां चेक करूंगा तो मुझे कंप्लीट मिलनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि हो सकता है कि क्लास अभी आपकी 5-6 महीने नहीं चले विद्यालय में, तो आपको ऑनलाइन, चूंकि सारी क्लासेज ऑनलाइन हो गई हैं और आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो आपकी 6 महीने बाद जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो पढ़ाई उसके आगे की आपको कराई जाएगी, न कि ये जो आप क्लासें आज बैठ के बिताएंगे और जिनकी अनदेखी करेंगे उनकी कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ जाएगी। अभी आपके पास समय है, नियमित हो जाइए और नियमित क्लास अटेंड कीजिए और एक एक चीज को नोट डाउन करिए। ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं।
आपने अभी देखा यहां पे, यहां थोड़ा सा हम मानचित्र की बात कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो कश्मीर का क्षेत्र है, यहां क्या है, वनस्पतियों की प्रधानता है, और ये क्या है, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहां यदि एक छोटी सी लाइन की बात करें, यहां पे यहां एक छोटी सी लाइन की बात करें तो देखिए दोनों भूभाग एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। यहां हरियाली पूर्ण रूप से है और यहां बिल्कुल है ही नहीं, निम्न है, निम्न स्तर की है, यहां जीवन यापन तक कठिन हो जा रहा है। तो यही चीज यहां पे कहा गया है, आपको यही चीज बताया गया है। और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। देखिए दोनों अपने अपने तरह से संसाधनों से समृद्ध हैं। चूंकि आप बात करेंगे राजस्थानी क्षेत्रों में, तो जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। और यदि हम हरियाली या वर्षा प्रधान क्षेत्रों की बात करें तो वहां से भी बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो हमारे काम के होते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में, देखिए यही चीज आपको यहां पे बताई भी गई है और यही चीज आपको कही भी गई है। यहां पे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। चूंकि कोयला है या धातुएं हैं, ये सभी क्या होती है, खदानों से प्राप्त की जाती हैं, और ये सभी पठारी क्षेत्रों में है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन, पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। यानी जो हमारे जल से संबंधित यातायात होते हैं समुद्रों के द्वारा, समुद्री मार्गों के द्वारा, वह भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। और इन्हीं तटीय क्षेत्रों का महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी बंदरगाह निर्मित किए जाएंगे वह सभी तटीय क्षेत्रों में निर्मित किए गए हैं। इस प्रकार देश की विधिक भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो ये आपका चैप्टर सेकेंड आज समाप्त हुआ। कल इसकी एक्सरसाइज भी हम देख लेंगे। ठीक है। और आपको चैप्टर के अंदर से सारे नोट्स बना लेने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रत्येक लाइन को आपको क्लियर करिए, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और वीडियो को जितनी बार हो सके चला के, समझ के, और इन सभी को नोट डाउन करिए। धन्यवाद।